इमेजिन करो कि आप युद्ध के मैदान में खड़े हो। आपके चारों ओर तबाही है और हवा में खून की बूंदें खुली हुई। इतिहास का सबसे बड़ा मंगोल एम्पायर का फाउंडर और पहला रूलर, एक ऐसा योद्धा जिसके नाम से ही लोग कांप उठते थे। अपने समय का सबसे क्रूर योद्धा, जिसने सन 1206 से 1227 के बीच केवल 21 साल में करीब 40 मिलियन लोगों की जान ले ले थे और चाइना, ईरान, इराक, उज्बेकिस्तान, जापान, हंगरी, रशिया, अफगानिस्तान, साइबीरिया और बुल्गारिया सहित 16% लैंड एरिया को मंगोल एम्पायर में शामिल कर लिया था। इसकी फौज एक अनस्टॉपेबल वॉर मशीन थी जो अपने रास्ते में आने वाले हर एक साम्राज्य को धूल में मिलाती जा रही थी। सन 1221 जंगेश खान और उसके 50,000 मंगोलियन सोल्जर्स की आर्मी ने पंजाब के कलाबाग में इंडस रिवर के पास ख्वारिज़मियन एम्पायर को एक भयंकर युद्ध में हराकर अभी कैप्चर ही किया था। युद्ध का मैदान खून से लाल हो चुका था। लाशों के ढेर लगे थे। ख्वारिज़मियन आर्मी का आखिरी इंसान भी मारा जा चुका था। जंगेश खान की विजय का शोर गूंज रहा था और अब वो इंडस रिवर के किनारे खड़ा भारत की ओर देख रहा था। जंगेश खान और दुनिया की सबसे अमीर भूमि भारत के बीच केवल इंडस रिवर थी। जंगेश खान को बस अपनी मंगोलियन आर्मी को एक आदेश देना था और दुनिया की 30% जीडीपी वाला अमीर अंपायर उसके कदमों में होता। पर उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन दुनिया की सबसे बड़े अंपायर को भी आसानी से धूल चटाकर मिट्टी में मिला देने वाले जंगेश खान ने मौका मिलने पर भी अपने सामने मौजूद दुनिया के सबसे अमीर देश भारत पर कोई भी हमला क्यों नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी टॉक्सिक में। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, भारत जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, एक ऐसा देश था जहां की धरोहर, संपत्ति और संस्कृति ने सदियों से विदेशी आक्रमणकारियों को आकर्षित किया था। उस समय भारत की भूमि सोने से भी ज्यादा कीमती मानी जाती थी। जंगेश खान को भारत को जीतने के लिए बस अपनी आर्मी को इंडस रिवर पार करने का आदेश देना था। उस समय भारत पर शमसुद्दीन इल्तुतमिश की मामलुक डायनेस्टी का शासन था, जिसे साल 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापित किया था। इल्तुतमिश के पास युद्ध का कोई भी अनुभव नहीं था, इसलिए जंगेश खान के लिए दिल्ली को जीतना एक बहुत ही आसान काम होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बजाय उसने खुराजमिया एम्पायर यानी कि प्रेजेंट डे के सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और ईरान को कैप्चर किया और वहां पर अपनी मंगोल आर्मी के कुछ अधिकारियों को छोड़कर वापस चाइना लौट गया। पर आखिर जंगेश खान ने इंडिया पर हमला करने के बजाय वापस लौटने का डिसीजन क्यों लिया? इसे समझने के लिए हमें जंगेश खान को एक साधारण इंसान के तौर पर और मंगोल एम्पायर के किंग के तौर पर दोनों रूप में समझना होगा। जंगेश खान की कहानी का असली राज उसकी शुरुआती जीवन की मुश्किलों में छिपा है। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। सन 1162 में मंगोलिया के खेती पर्वतीय क्षेत्र में ओनोन नदी के पास तेमुजिन नाम के बच्चे का जन्म हुआ। किसी ने सोचा भी नहीं था कि भविष्य में यही बच्चा दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर का राजा बनेगा। तेमुजिन के पिता येसुकीये मंगोलियन बोरजीगिन ट्राइब के मुखिया थे, जिसके चलते तेमुजिन का शुरुआती जीवन अच्छा भी था। लेकिन जब वो केवल 9 साल के थे ना, तब उनकी जिंदगी एक झटके में बदल गई, क्योंकि उसके पिता को दुश्मन ट्राइब ने जहर देकर मार दिया और ट्राइब के नए मुखिया ने तेमुजिन और उसके परिवार को ट्राइब से निकालकर मंगोलिया के ठंडे पहाड़ी इलाकों में मरने के लिए छोड़ दिया, जहां बिना किसी मदद के होने का मतलब था मौत। लेकिन तेमुजिन और उसके परिवार ने ये कर दिखाया। उन्होंने इन कठिनाइयों से लड़ते हुए खुद को मजबूत बनाया। इस मुश्किल लाइफ ने तेमुजिन को यह सिखाया कि ताकत और वेल्थ जान की संपत्ति केवल तभी मायने रखते हैं जब आपके पास राजनीतिक ताकत भी हो। कि अब उसके सामने केवल एक सपना था, दुनिया का सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पावरफुल इंसान बनना, ऐसा साम्राज्य बनाना जिसकी ताकत के सामने कोई भी सर ना उठा सके। और उसने ऐसा किया भी, क्योंकि केवल 25 सालों में ही उसने दुनिया का सबसे बड़ा और पॉलिटिकल पावरफुल साम्राज्य स्थापित किया, जिससे लड़ने के बारे में कोई भी सोच नहीं सकता था। और सवाल ये आता है कि आखिर जंगेज खान को दूसरे एम्पायर्स को इन्वेट करने का डिसीजन कैसे आया? ये भी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि जहां हम जंगेज खान को यूरोपियन प्रोपेगेंडा के चलते एक निर्दयी और क्रूर राजा मानते हैं ना, जो बस केवल अपने फायदे के लिए दूसरे एम्पायर पर हमला करके उन्हें कैप्चर कर लेता है। पर अगर हम जंगेज खान के लाइफ और उसके द्वारा एम्पायर्स पर हमला करने के रियल रीजंस को ध्यान से समझेंगे, तो हमें ये समझ में आएगा कि जंगेज खान क्रूर भले ही हो, लेकिन वो किसी भी एम्पायर पर ऐसे ही हमला नहीं करता था। तो चलिए
इसे भी शुरू से देखते हैं, जंगेज खान के पहले सबसे बड़े हमले से। तो जंगेज खान का जन्म एक ऐसे मंगोलिया में हुआ था जहां किसी भी बड़े राजा का कोई भी कंट्रोल नहीं था, बल्कि वहां पर छोटी छोटी ट्राइब थी जिनके अपने अपने मुखिया हुआ करते थे, और वो ट्राइब अपने फैसले खुद लिया करती थी। और ज्यादातर समय तो ये ट्राइब आपस में ही लड़ती रहती थी, जिसमें कुछ कारण ताकत की भूख और जमीनी विवाद थे। तो कुछ ट्राइब का आपस में लड़ने का कारण था चीन, जो उस समय दो बड़े चाइनीज एम्पायर जिया और जिन डायनेस्टी में बटा हुआ था, जो हमेशा ये मेक श्योर करते थे कि मंगोलिया कबीले कभी भी एकजुट ना हो सके। और ये डायनेस्टी ये भी मेक श्योर किया करते थी कोई भी लीडर इतना बड़ा ना बने कि वो इन कबीले को एक साथ मिलाकर एक बड़ा एम्पायर बना सके, जो कि चीन की इन डायनेस्टी के लिए खतरा बने। लेकिन जंगेज खान इकलौता ऐसा लीडर था जो इन सभी ट्राइब्स को एक साथ जोड़ पाया था, जिसके कारण सन 1206 में मंगोलियन ट्राइब्स को एकजुट करके तेमुजिन ने खुद को जंगेज खान घोषित कर दिया, जिसका मतलब था यूनिवर्सल रूलर। उसने मंगोल ट्राइब्स को एकजुट किया और अपनी सेना को इतना मजबूत बनाया कि उसने सबसे पहले अपने दुश्मन चाइना पर हमला करने का फैसला किया। जी हमला सन 1211 में हुआ था और जंगेज खान का सबसे पहला टारगेट था जिया डायनेस्टी, जिससे डायरेक्ट लड़ना काफी मुश्किल था। इसलिए जंगेज खान ने पहले इस डायनेस्टी को कमजोर करने का फैसला किया और उस समय नॉर्थ चाइना के कई महत्वपूर्ण शहरों को आग लगा दी, जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई। उसने जिया डायनेस्टी के कैपिटल जिंजुन में सीधा एंटर करने के बजाय उसे चारों ओर से घेर कर ब्लॉक कर दिया। इस तरह जंगेज खान की यह स्ट्रैटेजी इतनी सक्सेसफुल निकली कि जिया डायनेस्टी के किंग ने जंगेज खान के सामने सरेंडर कर दिया। इस तरह पूरा नॉर्थ चाइना मंगोल एम्पायर यानी कि जंगेज खान के कंट्रोल में आ गया और अब बारी थी चाइना के ईस्ट हिस्से को कंट्रोल करने वाले दूसरे एम्पायर जिन डायनेस्टी से बदला लेने की, जिस पर जंगेज खान ने सन 1215 में हमला किया और राजधानी बीजिंग में हिस्ट्री के सबसे बड़े मासेकर को अंजाम दिया। और अंत में यहां भी जीत जंगेज खान की ही हुई और दोनों एम्पायर अब जंगेज खान के मंगोल एम्पायर का हिस्सा बन गए। इस समय जंगेज खान दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर में से एक एम्पायर को खड़ा कर चुके थे और अब उनका किसी से भी लड़ने का कोई भी मन नहीं था। लेकिन फिर दोबारा कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते उसे जंग में उतरना पड़ा। तो पड़ोसी काराखिताई एम्पायर ने मंगोल एम्पायर पर एक बड़ा हमला कर दिया था और मंगोल एम्पायर की एक बड़ी सिटी को कैप्चर करके उसके राजा को मार दिया था, जो कि जंगेज खान का ग्रैंडसन इन लॉ था। यह हमला जंगेज खान के एम्पायर पर था, जो कि उसकी ताकत को एक चुनौती थी। इसलिए सन 1218 में जंगेज खान ने पूरे काराखिताई एम्पायर के साथ जंग छेड़ दी और कुछ ही समय में पूरे के पूरे एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर दिया और वहां पर एक भयंकर तबाही मचाई, जिसने दुनिया भर के एम्पायर के बीच जंगेज खान की एक क्रूर और निर्दयी योद्धा की इमेज बना दी। इस जंग के बाद काराखिताई एम्पायर भी जंगेज खान के मंगोल एम्पायर का हिस्सा बन गया और अब जंगेज खान दोबारा अपने एम्पायर पर शासन करने में बिजी हो गया। इस समय उसके अधिकारियों ने उसे सलाह दी कि उसे अपने एम्पायर को और अमीर बनाने के लिए दूसरे एम्पायर के साथ ट्रेड रिलेशन बनाने चाहिए। जंगेज खान ने एक अच्छे राजा के तौर पर इन सुझावों को माना भी और मंगोल एम्पायर के पास मौजूद खुराजमिया एम्पायर से व्यापारिक रिश्ते बनाने के लिए वहां पर अपने 500 स्ट्रॉन्ग ट्रेड डेलीगेशंस भेजे। पर शायद जंगेज खान का यह शांत स्वभाव खुराजमिया के उस समय के रूलर अलादीन मोहम्मद सेकंड को पसंद नहीं आया। उसने अपने एम्पायर के एक शहर के एडमिनिस्ट्रेटर शाह को कहकर मंगोल एम्पायर से आए जंगेज खान के सारे ट्रेड डेलीगेशन को बेरहमी से मरवा दिया और ये जंगेज खान के मंगोल एम्पायर को एक और बड़ी चुनौती थी। लेकिन उस समय जंगेज खान ने थोड़ा सूझबूझ के साथ काम लिया, या फिर कहें कि जंगेज खान अब युद्ध से इतना बोर हो चुका था कि उसने यहां पर सीधा हमला करने के बजाय शांति से बात करने की एक और कोशिश की, जिसके लिए उसने दूसरी बार अपने 3 बड़े एम्बेसडर को भेजकर मंगोल के ट्रेड डेलीगेशंस को मारने वाले ओटार सिटी के एम्बेसडर को मंगोल एम्पायर को सौंपने की बात कही, ताकि अपने ट्रेड डेलीगेशन की मौत के लिए मंगोल एम्पायर में ले जाकर उन्हें सजा दी जा सके। लेकिन खुराजमिया एम्पायर के राजा ने यहां अपने जीवन की सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी और उन तीनों एम्बेसडर को पूरे शहर के सामने बेइज्जती करके उनमें से एक की बेरहमी से जान ले ली और 2 को वापस जाकर जंगेज खान को उनकी खुराजमिया में हुई बेइज्जती के बारे में बताने को कहा। और अब जंगेज खान के सब्र का बांध भी टूट चुका था और जंगेज खान अब इस बेइज्जती का एक कड़ा जवाब देना चाहता था, जिसके लिए उसने अपने 50,000 सैनिकों के साथ मिलकर सीधा खुराजमिया की ओर चढ़ाई कर दी
और अपने रास्ते में आने वाले हर एक शहर में लाशों के ढेर लगा दिए। लेकिन ये युद्ध आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि खुराजमिया के पास भी एक बहुत बड़ी सी आर्मी थी। ऊपर से वो अपने घर में थे और मंगोल आर्मी को सीमा पार करके उनकी जमीन में आकर उन पहाड़ी इलाकों में लड़ना था, जिनके सबसे ऊंचे पॉइंट पर खुराजमिया एम्पायर के सैनिक ऑलरेडी तैनात थे। लेकिन इन सब के बावजूद चंगेज खान और उसकी सेना ने खुराजमिया के एक एक सैनिक को बेरहमी से मार दिया, जिससे पूरे खुराजमिया एम्पायर में डर फैल गया। खुराजमिया का रूलर अलादीन मोहम्मद सेकंड इस हमले से इतना दहशत में आ गया कि उसने चंगेज खान से बचने के लिए अपनी गद्दी ही छोड़ दी और डर कर कैस्पियन सी के एक आइलैंड पर भाग गया, जिसके तुरंत बाद साल 1220 में उसकी गद्दी उसके बेटे जलालुद्दीन मिग-बुर्नु को मिली। अब वो भी क्या कर पाता, क्योंकि उसकी सेना को ऑलरेडी चंगेज खान द्वारा कुचल दिया गया था, और अगर वो अपनी राजधानी में अभी भी रहता तो जल्द ही चंगेज खान राजधानी में पहुंचकर उसे भी मार डालता। इसलिए उसने भी अपने पिता की तरह अपनी गद्दी छोड़कर भागने का फैसला किया और जलालुद्दीन भागते हुए दिल्ली आ गया, जहां पर उस समय शमसुद्दीन इल्तुतमिश का राज्य था। अब चंगेज खान चाहता तो केवल सिंधु नदी को पार करके इंडिया में जा सकता था और दिल्ली सल्तनत को डिस्ट्रॉय करके उस समय की दुनिया की रिचेस्ट कंट्री यानी भारत पर अपना कंट्रोल कर सकता था। पर उसने ऐसा नहीं किया, जिसके पीछे इतिहासकारों की कई सारी थियरीज हैं। तो कहानी शुरू होती है कंधेरी राज से, जब चंगेज खान अपने आर्मी के साथ खुराजमिया एम्पायर के इलाके में था और भारत पर हमले की तैयारी कर रहा था। उसने एक अजीब सपना देखा। सपने में एक यूनिकॉर्न जो उज्बेकिस्तान और भारत के बॉर्डर के बीच में मौजूद था, उसने चंगेज खान को भारत में घुसने से मना कर दिया और वापस चीन लौटने को कहा। चंगेज खान कितना भी क्रूर हो, पर वो धार्मिक चीजों में काफी विश्वास रखता था और उसने इस सपने को एक डिवाइन इंटरवेंशन माना और उसने भारत पर बिना हमला किए वापस लौटने का फैसला किया। पर क्या सच में एक सपना एक महान योद्धा को अपनी योजना बदलने के लिए मजबूर कर सकता है? ये सवाल आज भी हिस्टोरियंस के मन में गूंजता रहता है। जिसके बाद आती है एक दूसरी थियरी। इस थियरी के अनुसार चंगेज खान ने भारत पर हमला नहीं किया, क्योंकि उसकी आर्मी ठंडे इलाकों में रहने के आदी थी। भारत का गर्म वातावरण और चैलेंजिंग जियोग्राफी उसकी आर्मी के लिए मुश्किल हो सकती थी। पर इस थियरी में भी कुछ खामियां हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने सन 1206 में दिल्ली सल्तनत को स्थापित किया था, वो यूरोप के ठंडे इलाकों से आया था और उसने भारत में सफलतापूर्वक लड़ाई की। इसके अलावा तैमूर और बाबर भी ठंडे इलाके से आए थे और उन्होंने भी भारत में सफलतापूर्वक लड़ाई की थी। क्या चंगेज खान की महान आर्मी भारत की गर्मी और जियोग्राफी से डर गई थी, या फिर इसके पीछे कुछ और कारण थे? और इस तरह पहुंचते हैं हम अपनी तीसरी थियरी पर। तो जैसा कि हमने चंगेज खान के जीवन को समझा कि चंगेज खान किसी भी एम्पायर पर बिना किसी ठोस कारण के हमला नहीं करता था। उसका हर हमला किसी बड़ी वजह से ही होता था। उदाहरण के लिए उसने चाइना की जिया और जिन डायनेस्टीज पर इसलिए हमला किया क्योंकि इन्होंने मंगोलियन ट्राइब्स पर लंबे समय से बहुत से अत्याचार किए थे। उन ट्राइब्स के बीच फूट डली थी और उन्हें एकजुट नहीं होने दिया था। यानी मंगोल के एकजुट होने पर अगर चंगेज खान चीन की इन डायनेस्टीज पर हमला नहीं करता तो एक समय बाद वो मंगोल एम्पायर पर हमला करके उसे तबाह कर देगी। इसके अलावा उसने करा खिताई एम्पायर पर इसीलिए हमला किया क्योंकि उनकी सेना ने मंगोल एम्पायर पर हमला किया था और उसके एक शहर को कैप्चर करके उसके रूलर को बेरहमी से मार दिया था।